हेलो हाय, कैसे हो आप लोग? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगे मुझे पता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि अभी तक आप कैसे हो। अभी के बाद से आप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा मज़े में एंड काफ़ी ज़्यादा फाइन होने वाले हो, क्योंकि जिस प्लेलिस्ट में आप आए हो वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। एंड ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक या कोई भी लेंथी टॉपिक जो आपके समझ में ना आ रहा हो। सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी, सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि बैक एंड आपका पूरा का पूरा बिजनेस लॉजिक है तो विजुअलाइज नहीं हो पाएगा आपको, सारी की सारी चीज़ें विजुअलाइज होगी। इवन पहले ही लेक्चर से मैं आपको विजुअलाइज कराता हुआ लेके चलूंगा, पूरा का पूरा वर्क फ्लो क्लियर करवा दूंगा आपको एंड बड़ा मजा आएगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। करना क्या है? बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है और इंटरेक्शन के साथ पढ़ना है, इंटरेक्शन के साथ डेवलपमेंट सीखना है आपको। इंटरेक्शन यानी कि जो मैं कह रहा हूं, देखो वीडियोस कुछ छोटे भी हो सकते हैं, कुछ काफी बड़े वीडियोस भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ वीडियोस आपके 30 मिनट के ही हो, या फिर हो सकता है कुछ वीडियोस आपके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के भी हो जाए। ठीक है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में भी आपने देखा था, तो ऐसा हो सकता है। तो कंसिस्टेंट आपको रहना है। 30 मिनट की वीडियो ठीक है, आपने एक बारी में देख लिया, लेकिन अगर इंटरेक्शन आपकी बनी होगी तो 4 घंटे का हो या फिर 3 घंटे का हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस आपको मजे में पढ़ना है, जो मैं बोलूँ वो करना है। जहाँ पे मैं बोलूँ ब्रेक लेना है वहाँ पे ब्रेक लेना है, जहाँ पे मैं बकवास कर रहा हूँ वहाँ पे आपको भी बकवास करना है और मेरा बकवास सुनना है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि खोल लिया हमने, बिल्कुल सीरियस होके कोडिंग किए जा रहे हैं, इस तरीके से आप नहीं सीख पाओगे। बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं कि लगातार 8-8 घंटे कोडिंग कर रहे हैं बट फिर भी कुछ दिमाग में घुस पा नहीं रहा है। तो बिल्कुल आराम से इजी तरीके से बस मेरी बातों को सुनना है, बस देखना है आपको, एंड जहाँ पे जो जो चीज़ें मैं बोलूँ आपको करना है। बाकी आप निश्चिंत हो जाओ, आप बैकएंड सीख चुके हो, इस प्लेलिस्ट में आ गए हो, आप बैकएंड सीख चुके हो, ये मान के चलो। सो सबसे पहला जो लेक्चर है हमारा बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ फुल स्टैक प्रोजेक्ट, और पूरा का पूरा सीक्वेंस में सारी की सारी चीज़ें देखना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा स्टडी फ्लो आपको बताया था, वो आप देख लेना। और उसमें ही मैंने बताया था कि पहला लेक्चर ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ फुल स्टैक होगा, आगे किस तरीके से बढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़ मैंने बता रखी थी। तो बिल्कुल सीक्वेंस में एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। और अगर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे फॉलो करोगे, बहुत मज़ा आएगा, सारी चीज़ें सीख पा रहे होगे। सो सबसे पहले बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ फुल स्टैक प्रोजेक्ट, ये लोग बताते भी नहीं है, बैकएंड स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट। इवन Node.js, Express.js, MongoDB यही सीक्वेंस रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक आर्किटेक्चर किसी भी फुल स्टैक प्रोजेक्ट का जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि पहले भी मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। जो लोग नए भी हैं उन्हें भी सारी की सारी चीज़ें समझ में आए, डिपेंडेंसी में नहीं रखना चाहता किसी भी चीज़ से। सो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ फुल स्टैक प्रोजेक्ट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट होता क्या है। तो ये आप में से 99 या फिर कह सकता हूँ मैं 90% लोगों को तो ये आइडिया है कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट होता क्या है। फुल स्टैक प्रोजेक्ट में बेसिकली 3 मेन लेयर्स होते हैं। आपके पास फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है। डेटाबेस में भी आपने नहीं सुन रखा है कोई बात नहीं, फ्रंट एंड बैक एंड तो सुन रखा होगा। अभी तक हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बना रखे हैं रिएक्ट में, जावास्क्रिप्ट में, फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट भी किया है। बेसिकली एपीआई वगैरह हैंडल करने हमने सीखा है ना। तो वो सब जो हम लोग कर रहे थे वहाँ पे क्या था, आपके पास फ्रंट एंड था, बैक एंड हमें दिखाई नहीं दे रहा होता था। बस हम लोग एपीआई हिट करते थे और बोलते थे कि बैक एंड से डेटा आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वही सीखना है। पूरा का पूरा वर्क फ्लो सीखना है हमें इसमें कि किस तरीके से काम हो रहा होता है। सो ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, जो कि आप देख रहे हो नॉर्मल वेबसाइट में, आपको दिखाता भी हूँ अभी। ये हमारी स्कूल फॉर यू का वेबसाइट है, जिसपे एक्चुअली काम चल नहीं रहा है। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि यहाँ पे नोट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रही हैं या आधी अधूरी हैं। सो इस पर मैं उतना ज़्यादा फोकस कर नहीं पा रहा हूँ, उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब आप भी जानते हो अगर सारी की सारी चीज़ें मैनेज एक बारी में नहीं हो पाती है, अकेले हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी इसको मैंने बनाया बहुत ही बेहतरीन तरीके से था। यहाँ पे जैसे ही मैं देखो डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, डेटाबेस से बेसिकली बैकएंड के पास यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है, एंड ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सर्वर से ही आ रही है। बेसिकली यहाँ पे जो भी मैंने क्रिएट किया है एडमिन पैनल में जाके, 2 रोल्स हैं यहाँ पे, एक स्टूडेंट एक एडमिन। तो एज अ एडमिन मैं एडमिन हूँ, सुपर एडमिन। तो मैंने यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ क्रिएट कर रखी है, वो हमारे डेटाबेस में सेव है। वहाँ से उठ के यहाँ पे आ रही है, कैसे आ रही है वही सारी की सारी चीज़ सीखनी है हमें। सो ये हमारा बेसिक फ्रंट एंड है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, जो भी बटन्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये डैशबोर्ड, लाइब्रेरी, स्कूल ट्यूब, एंड ये जो बटन्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यूआई है, यूजर इंटरफेस है, फ्रंट एंड है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, लेट्स से मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड
पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया एक रिक्वेस्ट गई बैकएंड के पास एंड बैकएंड ने रिस्पॉन्स भेज दिया, डेटा भेज दिया और ये सारे का सारा डेटा हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसी को हम लोग यूआई बोलते हैं, यूजर इंटरफेस बोलते हैं, फ्रंट एंड कह सकते हो, क्लाइंट भी कह सकते हो। तो आप क्लाइंट हो जो कि यहाँ स्क्रीन पे क्लिक वगैरह कर रहे हो एंड रिक्वेस्ट बैकएंड को सेंड कर रहे हो। तो ये जो पूरा का पूरा यूआई है आप क्लाइंट कह सकते हो, आपका ब्राउजर क्लाइंट है, आप क्लाइंट हो, ठीक है। फ्रंट एंड बहुत ही बढ़िया। सो यहाँ पे लेट्स से मैं डैशबोर्ड में ही काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पे क्या क्या है मैं भी भूल गया हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने ये वेबसाइट देखी भी नहीं है एक्चुअली। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मतलब ये सोच के बनाया था कि कोई भी बंदा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है। देखो लाइब्रेरी भी है, बिजनेस बुक्स, प्रोग्रामिंग बुक्स, पहले तो मैं काफ़ी सारी चीज़ डाल रहा था बट अभी डाल भी नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स भी हैं और ये सारे के सारे बुक्स वगैरह कहाँ से आ रहे हैं? डेटाबेस से। बैकएंड सारी की सारी चीजें हैंडल कर रहा है। मैंने लाइब्रेरी पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट गई कि बैकएंड भैया मुझे सारे के सारे बुक्स दे दो, बुक्स सारे के सारे आ गए और काफी सारे बुक्स अभी लोड ही हो रहे हैं। ये भी देखो काफी सारे बुक्स अभी लोड ही हो रहे हैं। तो जब तक लोड नहीं हो जाते यहाँ पे लोडिंग दिख रहा है, मतलब रिक्वेस्ट बेसिकली अभी चालू ही है, आ ही रही है, डेटा भी आ ही रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही लेट से मैं कोई छोटा सा बुक ओपन करता हूँ, जल्दी ओपन हो जाएगा, C# में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा बुक का आपके पास एक थंबनेल है एंड यहाँ पे ओपन द बुक का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पूरा का पूरा बुक आपका ओपन हो रहा है। बेसिकली टाइम लग सकता है थोड़ा सा, बुक के साइज पे डिपेंड करता है और एक्चुअली यहाँ पे नेट भी थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पे आपका पूरा बुक ओपन हो चुका है और काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ भी सकते हो आके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पता नहीं मैंने कितना दिमाग लगाया था इस वेबसाइट को बनाने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बेसिकली दे रखी है कि लोग यहाँ पे नोट्स पोस्ट भी कर सकते हैं, बाकी लोग पढ़ सकते हैं, बट पता नहीं क्यों अभी उतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ। अनएक्सपेक्टेड एरर कुछ आ रहा है, रेफ्रेश द पेज करने बोल रहा है, तो रेफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश, और यहाँ पे सारा का सारा डेटा आ गया है। तो ये सब जो काम हो रहा है ये दो ही चीज़ों से हो रहा है। आपके पास फ्रंट एंड है आपका एंड बैक एंड पे रिक्वेस्ट जा रही है, एंड बैक एंड क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो हमें यहाँ पे समझना है। तो फ्रंट एंड आपको क्लियर हो गया, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बटन्स वगैरह, फॉर्म्स वगैरह, आप लॉगिन वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास लॉगिन साइन अप का ऑप्शन आ जाता है। आप लॉगिन पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास प्यारा सा लेआउट ओपन हो रहा है और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ही बनाई है, ठीक है। तो काफ़ी प्यारे तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन किया था, बट पता नहीं क्यों अभी मैं इस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। खैर आगे करूँगा, सारी की सारी चीज़ें मैं एक ऐसी वेबसाइट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हो। खैर सो फ्रंट एंड आपको समझ में आ गया, लॉगिन फॉर्म हो गया, आपके पास कुछ बटन्स हो गए, स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, तो वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपके पास प्रेजेंटेशन टीयर में आती है, प्रेजेंटेशन लेयर में आती है, वो आपका फ्रंट एंड है, क्लाइंट है, और वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर मैं अभी आपको बताऊंगा। बैक एंड डेटाबेस के बारे में आगे समझते हैं। तो दीज थ्री टॉक टू ईच अदर इन ए फिक्स्ड वर्कफ्लो। बिल्कुल फिक्स्ड वर्कफ्लो होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जा रहा है। फ्रंट एंड डायरेक्ट डेटाबेस से बात कर रहा है या डेटाबेस फ्रंट एंड को डायरेक्ट डेटा भेज रहा है, ऐसा नहीं। एकदम फिक्स्ड वर्कफ्लो है कि फ्रंट एंड बैक एंड से बात करेगा, बैक एंड डेटाबेस से बात करेगा एंड फिर डेटाबेस से बैक एंड को डेटा मिलेगा एंड फिर बैक एंड एज ए रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को सेंड करेगा। कुछ इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। तो इसे हम लोग 3 टियर आर्किटेक्चर कहते हैं। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पे मल्टीपल आर्किटेक्चर्स, मल्टीपल मॉडल्स वगैरह होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है उन्हें नहीं पता होगा। तो उन्हें मैं बता दूं कि ये 3 टियर आर्किटेक्चर ही आपको अभी फिलहाल के लिए समझना है, मोर देन इनफ है बैक एंड समझने के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये 3 टियर आर्किटेक्चर क्या कहता है कि यहाँ पे आपके पास बेसिकली 3 लेयर्स हैं, 3 टियर हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास है प्रेजेंटेशन टियर, जहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही होती हैं विजिबली कि क्या डेटा है, सजा धजा के आपको दिखाया जाता है बेसिकली, जैसा कि अभी मैंने दिखाया वेबसाइट पे जाके। तो वो जो वेबसाइट है, वो जो आपका ब्राउजर है जहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही होती है, जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो बटन्स वगैरह के साथ, वो आपका प्रेजेंटेशन टियर है। दूसरा आपके पास आता है लॉजिक टियर। अब लॉजिक टियर को आप ब्रेन भी बोल सकते हो एप्लीकेशन का। लॉजिक टियर आपका ब्रेन ऑफ द एप्लीकेशन होता है। बेसिक जो आपका, बेसिक तो नहीं, जो जितने भी आपके सारे के सारे काम होते हैं वो सारा का सारा आपका लॉजिक टियर ही कर रहा होता है। फ्रंट एंड पे आप जो भी बटन्स वगैरह क्लिक करते हो तो बटन क्लिक पे रिक्वेस्ट आपके पास लॉजिक टियर के पास ही जा रही होती है। जैसे ही आपने कोई बटन क्लिक किया, जैसे लॉगिन बटन ही क्लिक किया, तो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? लॉजिक टियर के पास। आप सर्वर भी बोल सकते हो उसे। तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी एंड सर्वर वहां पे सारा का सारा आपको वैलिडेट कर रहा होगा आपके डेटा को कि आपने सारी की सारी चीज़ सही डाली है या नहीं डाली है, एंड क्या ईमेल सही है, पासवर्ड सही है, एंड फिर वहाँ पे टोकन वगैरह जनरेट करके आपको वापस रिस्पॉन्स सेंड कर रहा होगा। तो ये सारा का सारा काम कौन करता है? आपका लॉजिक टियर करता है, ठीक है। फिर डेटा टियर का क्या काम है?
डेटाबेस का क्या काम है? सबसे इंपॉर्टेंट काम भैया इसी का है, डेटाबेस का ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, अगर डेटाबेस आपका खत्म हो गया ना तो फिर लॉजिक टियर और प्रेजेंटेशन टियर कोई काम का नहीं है। तो डेटा टियर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपके पास यूजर का डेटा होता है, और यूजर का डेटा मतलब सब कुछ। ठीक है, यूजर का डेटा मतलब सब कुछ। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो सबसे पहला तो ये दिमाग में बिठा लो कि यूजर का डेटा या किसी का भी डेटा ही सब कुछ है। ठीक है, वेबसाइट हो या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, डेटा ही सब कुछ है। पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही डेटा पे चल रहा है। YouTube इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है। फेसबुक इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है। अगर सोच लो डेटा हट गया तो फिर वो एप्लीकेशन किस काम का? वापस से सारी की सारी चीज़ें पोस्ट करनी पड़ेंगी, वापस से सारा का सारा काम करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। एक टाइम के लिए लॉजिक टियर हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, जो कि होता है। फ्रंट एंड भी आपका हो सकता है कुछ टाइम के लिए ग्लिच वगैरह आ जाए, या लॉजिक टियर में कुछ ग्लिच चल रहा हो, रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से ना मिल पा रही हो, ऐसा नॉर्मली होता है। लेकिन डेटाबेस नहीं गड़बड़ाना चाहिए। ऐसा आपने कभी देखा है क्या कि आपका डेटा गड़बड़ा गया, आपने मानस नाम इंटर किया है एंड आपका अकाउंट किसी और नाम से अब शो हो रहा है, डेटा एकदम बिल्कुल मिक्स हो गया, किसी और का डेटा आप में आ रहा है, आपका डेटा किसी और में आ रहा है? ऐसा नहीं होता है। सो डेटाबेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लॉजिक टियर तो समझ में आता है कि यहाँ पे लॉजिकल काम सारे के सारे होंगे, एंड फिर उसके बाद डेटाबेस से जाके डेटा इंटरेक्ट करके लाएगा और आपको दे देगा। तो यहाँ पे काम कुछ इस तरीके से हो रहा होता है कि अभी जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं पूरा का पूरा यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। काम कुछ इस तरीके से हो रहा होता है कि यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन है जहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हो। लेट से लॉगिन का ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही बटन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे एक एपीआई हिट होगा। पढ़ रखा है ना आपने प्रीरिक्विजिट? मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि प्रीरिक्विजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। एपीआई, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जेसन, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और जावास्क्रिप्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा बैकएंड समझने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे एपीआई हिट हो रहा होता है। अब अगर नहीं पता एपीआई क्या होता है तो मैं आपको फिलहाल के लिए बता देता हूँ। एक यूआरएल होता है, बेसिकली एक यूआरएल होता है विद सम मेथड, गेट, पुट, पोस्ट, आपका बता रहा होता है कि बैकएंड पे जाके क्या काम करना है। डेटा लाने का काम करना है, डेटा अपडेट करने का काम करना है, डेटा डिलीट करने का काम कर रहा है। तो एपीआई के थ्रू ही हम लोग बैकएंड को हिट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एपीआई और एपीआई से रिलेटेड लॉजिक, ठीक है, जिसे हम एक्चुअली बैकएंड बोल रहे हैं, सर्वर बोल रहे हैं। सो लॉगिन करते समय हमने एपीआई हिट किया, लॉगिन से रिलेटेड एपीआई हिट किया, ये आपके पास सर्वर के पास गया। ठीक है, सर्वर के पास गया, बैकएंड लॉजिक आप बोल सकते हो। और यहाँ पे लॉजिक परफॉर्म हुआ। लॉजिक परफॉर्म होने के बाद ये चेक करेगा कि डेटाबेस में वो ईमेल प्रेजेंट है या नहीं। तो ये आपका डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, डेटाबेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा होगा और वैलिडेट कर रहा होगा कि ईमेल पहले से प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो फिर देखो पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं, और अगर पासवर्ड मैच कर रहा है देन फिर यहाँ पे आप ये पूरा का पूरा वैलिडेशन का काम कर लेगा, पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन का काम कर लेगा, एंड फिर एक टोकन जनरेट करके वापस क्लाइंट को सेंड कर देगा एज अ रिस्पॉन्स, और वहाँ पे यूज़र लॉगिन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका काम हो रहा होता है। तो बिहाइंड द सीन जो आपका काम हो रहा होता है वो आपका बैकएंड, बेसिकली बिजनेस लॉजिक आप कह सकते हो, बिजनेस लॉजिक प्रोग्राम कह सकते हो आप, बिजनेस प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, बिजनेस लॉजिक, पूरा का पूरा प्रोग्राम वाला काम जो होता है वो आपका बैकएंड में ही होता है। तो आप जो बैकएंड प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हो वही है ये। और फिर उसके बाद जो आपका डेटा होता है वो आपका डेटाबेस में सेव होता है, और इससे आप इंटरेक्ट करके अपना काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास डेटाबेस ही है। यूं समझ लो, आप अगर बैकएंड इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके पास दो चीजें अवेलेबल हैं। सबसे पहला आपके पास फ्रंट एंड, चलो कोई और मैनेज कर रहा है, फ्रंट एंड अवेलेबल है, एंड साथ ही साथ आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है। एज अ बैकएंड इंजीनियर आपको दोनों को कनेक्ट करने का काम करना है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, और जो फ्रंट एंड रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, उस रिक्वेस्ट के हिसाब से फ्रंट एंड को वापस रिस्पॉन्स सेंड करना है। तो एज अ ट्रांसलेटर का आप काम कर रहे हो, जैसे एक इंग्लिश वाला बंदा एक हिंदी वाला बंदा है, दोनों के बीच ट्रांसलेटर का काम आप कर रहे हो। यानी कि आपको फ्रंट एंड की भी नॉलेज होनी चाहिए, बैकएंड की भी डेटाबेस की भी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश की भी होनी चाहिए, हिंदी की भी होनी चाहिए, तभी आप दोनों के बीच ट्रांसलेशन का काम कर सकते हो। तो उसी तरीके से आपको फ्रंट एंड की एंड साथ ही साथ डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एज अ बैकएंड इंजीनियर कुछ इस तरीके से प्रोग्राम लिख सकते हो ताकि फ्रंट एंड जो रिक्वेस्ट कर रहा है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग लॉजिक अपना रन करके डेटाबेस से डेटा क्वेरी करके लाके यूजर को दे सको, फ्रंट एंड को दे सको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रंट एंड आपको आता है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट था। डेटाबेस आपको नहीं आता है तो डेटाबेस सीखना है एग्जैक्टली, और डेटाबेस हम लोग सीखेंगे, डेटाबेस से ही स्टार्ट करेंगे। वही मैंने पिछले भी लेक्चर में स्टडी फ्लो में आपको बताया था कि हम लोग डेटाबेस से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस आप देखते चलो कि क्या किस तरीके से जा रहा है, बस पढ़ते चलो, मजा आ जाएगा।
और पढ़ते भी मत चलो, डेवलपमेंट करना है। वो ऐसा नहीं कि अभी पहला लेक्चर है तो इसलिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा थ्योरेटिकल लग रहा है, नेक्स्ट लेक्चर से पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लगेगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैकएंड डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे, पूरा का पूरा बैकएंड डिजाइन करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, पूरा बैकएंड डिजाइन करके आपको दिखाऊंगा और पूरा का पूरा वर्क फ्लो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको ओवरऑल फ्लो क्लियर होगा एंड जैसे ही मैं बैकएंड वाला पूरा का पूरा करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ से आपको कोडिंग का वर्क फ्लो क्लियर हो जाएगा एंड फिर उसके बाद हम लोग सारी की सारी चीज़ें एक एक करके डेप्थ में जाना स्टार्ट करेंगे। फ्रंट एंड क्लियर है, इसको मुझे समझाने की नीड नहीं है। आपके पास ये ब्राउजर में रन हो रहा होता है, बिल्ट यूजिंग रिएक्ट जेएस इन मर्न। जरूरी नहीं है कि रिएक्ट जेएस से, आप नॉर्मल जेएस से भी बना सकते हो और नेक्स्ट जेएस से भी आप बना सकते हो, जैसे भी बनाओ। डिफरेंट चीज़ें हैं आपके पास, डिफरेंट लैंग्वेजेस, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क हैं फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए। तो फ्रंट एंड कैसे भी आप बना लो, रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली यूआई यूएक्स के लिए, यूजर इंटरफेस एंड फंक्शनलिटीज के लिए, ठीक है। व्हाट फ्रंट एंड डज, फ्रंट एंड करता है क्या एक्चुअली, शो करता है यूआई, बटन्स वगैरह, फॉर्म्स वगैरह, पेजेस वगैरह, यही आपको विजिबली दिख रहा होता है। बाकी बैकएंड तो आप देख नहीं सकते, सर्वर तो आप देख नहीं सकते जाके, है ना। डेटाबेस तो अगर आपको डायरेक्टली दे दिया जाए तो डेटाबेस आप पढ़ ही नहीं पाओगे कि क्या लिख रखा है, कुछ भी रैंडम सा यहाँ पे लिख रखा है, की वैल्यू पेयर, यूजर को समझ में ही नहीं आएगा। आपको पूरा का पूरा दिखाने का काम विजुअलाइज करके वो फ्रंट एंड करता है। टेक यूजर इनपुट, लॉग इन, साइन अप, पोस्ट, कमेंट, ये सब आपका फ्रंट एंड का ही काम है। सेंड्स डेटा टू बैकएंड विया HTTP, ये जो रिक्वेस्ट सेंड करने का काम है किसका है, फ्रंट एंड का काम है। रिक्वेस्ट सेंड करता है तभी तो बैकएंड उस हिसाब से लॉजिक रन करके फिर रिस्पॉन्स सेंड कर रहा होता है। तो सेंड्स डेटा टू बैकएंड विया HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिक सी चीजें आपने नेटवर्किंग में भी पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इतना मोर देन इनफ है बैकएंड समझने के लिए। बाकी कभी नेटवर्किंग वगैरह पे चर्चा करेंगे और पूरा का पूरा इंटरनेट वगैरह पे जाएंगे तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें भी हम लोग करेंगे। HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे आपके पास फ्रंट एंड सेंड कर रहा होता है बैकएंड को, जिससे कि वो बता रहा होता है कि क्या करना है, डेटा लाना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, क्या करना है। एंड डिस्प्ले करता है रिस्पॉन्स, बदले में जो बैकएंड रिस्पॉन्स भेज रहा है उसको डिस्प्ले करने का काम भी आपका फ्रंट एंड करता है। तो बेसिक चीज़ है फ्रंट एंड। यहाँ पे आपने लॉग इन किया, बैकएंड सर्वर के पास गया, लॉजिक टियर अपना लॉजिक परफॉर्म करेगा, लॉजिक परफॉर्म करने के बाद ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा और डेटाबेस जो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है MongoDB, ठीक है। पोस्टग्रे भी कर सकते हो, MySQL भी कर सकते हो। आगे अगर डेटाबेस की ही स्पेशली चर्चा करेंगे हम लोग तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी जो बैकएंड पूरा डेवलपमेंट है वो हम लोग MongoDB से करेंगे, ठीक है। बाकी आगे वो भी कर सकते हैं लेकिन अभी MongoDB से ही हम लोग करेंगे। यहाँ पे जब भी मैं डेटाबेस की बात कर रहा हूँ आपको MongoDB को ही कंसीडर करते हुए चलना है। तो बैकएंड क्या करेगा, यहाँ पे जो भी लॉजिक होगा वो MongoDB से बेसिकली डेटाबेस में जो भी डेटा प्रेजेंट है वहाँ पे बातचीत करेगा कि ये डेटा मुझे चाहिए या मुझे चेक करना है कि ईमेल प्रेजेंट है या नहीं आपके पास, और ETC करके पूरा का पूरा ये बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करके टोकन जनरेट करके वापस सेंड कर देगा क्लाइंट को, फ्रंट एंड को, एंड यूजर लॉगिन हो जाएगा, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपका काम हो रहा होता है। बैकएंड क्या होता है, बैकएंड को आप सर्वर साइड भी कह सकते हो, रन्स ऑन ए सर्वर, ठीक है। वैसे तो फ्रंट एंड भी आपका एक सर्वर पे रन कर रहा है बट उतना नहीं जाना है अभी। तो बैकएंड आपके पास रन्स ऑन ए सर्वर, बिल्ट यूजिंग Node.js प्लस Express.js, हम लोग इसे Node.js प्लस Express.js बाकी सारी चीज़ों से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो जावा स्क्रिप्ट को लेके चल रहे हैं तो उसके लिए मैंने ये पूरी की पूरी चीज़ें डिज़ाइन की है कि बिल्ट यूजिंग Node.js एंड Express.js, Node.js और Express.js का यूज़ करके हम लोग इसे बिल्ड कर रहे होते हैं। एक्ट्स एज द ब्रेन ऑफ द एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही आपका ब्रेन होता है, यही ब्रेन की तरह काम कर रहा होता है। जो भी रिक्वेस्ट आया, आपका ह्यूमन बॉडी भी है तो अगर मान लो बगल में आग लग गई तो रिक्वेस्ट बॉडी में जाएगा एंड ब्रेन आपका क्या करेगा, लॉजिक परफॉर्म करेगा एंड बोलेगा कि हाथ हटा लो। तो उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है, रिक्वेस्ट सेंड हो रहा होता है फ्रंट एंड से, ब्रेन आपका है बैक एंड, वो लॉजिक परफॉर्म करेगा, बदले में रिस्पॉन्स सेंड करेगा कि आपको क्या करना है, आगे दिखाना है, नहीं दिखाना है, एरर दिखाना है, क्या करना है, etc। वैलिडेट्स डेटा, डेटा के वैलिडेट करने का काम करता है बैकएंड ही कि डेटा जो भेजा जा रहा है क्या वो सही डेटा है भी या फिर नहीं है। अप्लाइज बिजनेस लॉजिक ऑब्वियसली, टॉक्स टू डेटाबेस, डेटाबेस से बातचीत करने का काम भी बैकएंड ही करता है ना। रिस्पॉन्स सेंड करने का काम भी बैकएंड ही करता है। तो बैकएंड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकएंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन करना, साइन अप करना, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस है, वैसे तो आगे डिटेल में चर्चा करने वाले इन सब चीज़ों पे, बट बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ऑथेंटिकेशन मतलब कि यूज़र जेन्युइन है या नहीं, ठीक है, यूज़र जेन्युइन है या नहीं, क्या जो यूज़र लॉगिन कर रहा है वो एक्चुअल यूज़र है या नहीं, पहले वो साइट पे आ चुका है या नहीं। तो लॉगिन एंड साइन अप उसके लिए आपके पास बेस्ट एग्जांपल है। एंड ऑथराइजेशन मतलब हु कैन डू व्हाट, कौन क्या कर सकता है। जैसे मैं हूँ, मैंने लॉगिन कर लिया तो लॉगिन तो कर लिया, दैट मीन्स मैं
जेन्युइन यूजर हूँ, मैंने लॉगिन कर लिया, दैट मीन्स मैं जेन्युइन यूजर हूँ। लेकिन ऑथराइजेशन क्या है मेरे पास? क्या मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस भी है मेरे पास? क्या मैं एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें भी एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं, मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ, मैं नॉर्मल यूजर की चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे पास एडमिन रोल नहीं है, मैं वो सारी की सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ जो एडमिन कर सकता है। सो वही होता है ऑथराइजेशन की कौन क्या कर सकता है। नॉर्मल यूज़र नॉर्मल सी चीज़ें कर सकता है, जैसे प्रोडक्ट देख सकता है, प्रोडक्ट को खरीद सकता है। एक आपके पास अगर डिलीवरी बॉय है तो डिलीवरी बॉय क्या कर सकता है? डिलीवरी बॉय देख सकता है कि कौन कौन सा ऑर्डर आया है, उसे पहुंचाने के बाद वो टिक मार्क कर सकता है वहाँ पे, एंड OTP वगैरह जिस तरीके से भी काम होता है तो वो सारी की सारी चीज़ें कर सकता है। फिर उसके बाद जो एक सेलर होता है, सेलर क्या कर सकता है? तो अपना प्रोडक्ट उस पर अपलोड कर सकता है। प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद वो पूरा का पूरा एनालिटिक्स देख सकता है कि उसके प्रोडक्ट में क्या क्या छेड़खानियाँ हो रही है, नहीं हो रही है, क्या उसका सही जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो सबके पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑथराइजेशन। और ये सारी की सारी चीज़ें हमें बैकएंड में ही करनी है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, वैलिडेशन, डेटा सही है या नहीं है, क्या कोई भी डेटा तो नहीं आया जा रहा है। जैसे अगर नेम चाहिए तो नेम में क्या नंबर तो नहीं डाले जा रहे हैं ना, तो वैलिडेशन होना चाहिए। सिक्योरिटी तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि कोई भी कभी भी कैसे भी एक्सेस ना कर ले, किसी का भी डेटा ना पढ़ ले। मैं अगर मानस हूँ तो मैं किसी राहुल का डेटा नहीं एक्सेस कर सकता हूँ, कोई राहुल है तो राहुल मेरा डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। सिक्योरिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद APIs वगैरह डेफिनेटली हम लोग क्रिएट करेंगे बैकएंड के थ्रू, और API को ही हिट करके आपका फ्रंट एंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होगा। डेटा प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा प्रोसेस करने का काम भी आपके पास बैकएंड पे ही होता है, क्योंकि लॉजिक वगैरह सारा चीज़ हम लोग यहीं पे कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके पास डेटाबेस, डेटा लेयर, ठीक है। चलो लॉजिक तो आप लिखोगे, लेकिन लॉजिक कैसे लिखोगे? लॉजिक तभी लिख पाओगे ना जब आपके पास आइडिया हो कि डेटाबेस के साथ आप क्वेरी कैसे कर सकते हो। लेट्स से यूजर ने सर्च किया, फ्रंट एंड में यूजर ने सर्च किया, कुछ सर्च किया उसने सैमसंग, आपके पास रिक्वेस्ट आई सैमसंग की। अब आप एज ए बैकएंड इंजीनियर सैमसंग से रिलेटेड पूरा का पूरा डेटा उसे भेजना चाहते हो। आपको डेटाबेस की नॉलेज ही नहीं है। अब आपको पता ही नहीं है कि डेटाबेस से क्वेरी करके सैमसंग से रिलेटेड डेटा कैसे मंगाए। आपको पता ही नहीं है कि MongoDB से सैमसंग से रिलेटेड डेटा कैसे मंगाएंगे, ठीक है। तो आपको क्वेरी करना ही नहीं आता, आपको डेटा रिट्रीवल ही नहीं आता है, तो आप वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, स्टक कर जाओगे। तो डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटाबेस को मैनेज करना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसके लिए हम लोग MongoDB का यूज़ करने वाले हैं। सो स्टोर्स एप्लीकेशन डेटा परमानेंटली, एप्लीकेशन के डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। साथ ही साथ आप बैकअप भी रख सकते हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बैकअप रखना भी, बट अभी फिलहाल तो हम लोग डेटा रखना ही सीखेंगे, वही बहुत बड़ी बात है। स्टोर्स एप्लीकेशन डेटा परमानेंटली। इन मर्न की अगर बात करें तो मर्न में डेटाबेस, एज अ डेटाबेस हम लोग यहाँ पे MongoDB यूज़ करेंगे, MongoDB में ही डेटा रखेंगे। डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है? तो डेटाबेस मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप डेटा रख रहे हो, डेटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखना है, ठीक है। डेटाबेस का क्या मतलब है? डेटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखना है, इस तरीके से रखना है कि कोई अगर आए दिन आपसे अगर डेटा मांग ले, जैसे मुझे महक का डेटा चाहिए तो मुझे उसका पूरा का पूरा डेटा ला के दो, तो मुझे देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में डेटा को रखना है, और वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखने के लिए आप यहाँ पे एज अ डेटाबेस MongoDB का यूज़ करोगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखने के लिए। बाकी तो आप डेटा को फाइल में भी रख सकते हो, आप नॉर्मल .txt फाइल बना के वहाँ पर भी डेटा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल सिस्टम भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर रिट्रीव नहीं कर पाओगे, आप क्वेरी नहीं लगा पाओगे कि मुझे संदीप का डेटा चाहिए तो मुझे संदीप का डेटा फटाफट ला के दो, मुझे किसी का भी, जैसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पुनीत का डेटा चाहिए तो मुझे पुनीत का डेटा ला के दो। तो इस तरीके से आप रिट्रीव नहीं कर पाओगे फाइल सिस्टम में। लेकिन वहीं अगर आपके पास प्रॉपर डेटाबेस हो जो कि MongoDB है, तो वहाँ से रिट्रीवल बहुत आसान हो जाता है। तो बैकएंड नहीं, यहाँ पे व्हाट डेटाबेस डज, यहाँ पे डेटाबेस होना चाहिए था, मैं इसे ठीक कर दूंगा। व्हाट डेटाबेस डज, डेटाबेस आपका क्या करता है? तो स्टोर्स यूजर डेटा इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अगर पूछे डेटाबेस क्या है, तो स्टोर करता है डेटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ठीक है। बैकएंड, यहाँ पे भी बैकएंड आ गया, यहाँ पे भी डेटाबेस होगा एक्चुअली, डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? डेटा डेफिनेशन, डेटा स्टोरेज, और ये बाहर फिर शोर शराबा होने लगा, थोड़ा देर वेट कर लो, कुछ शायद ढोल नगाड़ा बजाए जा रहे हैं, थोड़ा सा। ठीक है। तो डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? यहाँ पे बैकएंड नहीं, डेटाबेस होगा। डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? डेटा डेफिनेशन। अब डेटा डेफिनेशन मतलब कि
कौन कौन सा डेटा आना चाहिए। ठीक है, डेटा रख रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या डेटा रख रहे हैं। अगर यूज़र का डेटा रख रहे हैं तो लेट से यूज़र का नेम आना चाहिए, उसका एज आना चाहिए, उसका आईडी आना चाहिए, ठीक है, उसका जेंडर आना चाहिए। तो डेफिनेशन मतलब कि एक स्कीमा बता देना कि कौन कौन सा डेटा आने वाला है। ऐसा नहीं कि यूज़र कुछ भी सेंड किए जा रहा है, अपना इमेज सेंड किए जा रहा है, किसी रैंडम बंदे का इमेज सेंड किए जा रहा है, या अपने डिटेल्स में ही कुछ भी और सेंड किए जा रहा है। हमें फादर्स नेम नहीं चाहिए, वो फादर्स नेम सेंड किए जा रहा है। हमें मदर्स नेम नहीं चाहिए, हमें मदर्स नेम सेंड किए जा रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ एज चाहिए, आईडी चाहिए, जेंडर चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो डेफिनेशन बनाना, एक डेटा का डेफिनेशन तैयार करना कि क्या क्या डेटा रखना है। डेटा स्टोरेज, ऑब्वियसली डेटा को प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट में स्टोर करना। डेटा रिट्रीवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि डेटा को प्रॉपर तरीके से स्टोर करना है, प्रॉपर डेफिनेशन तैयार करना, डेटा को रिट्रीवल आसान होना चाहिए, कोई क्वेरी करे तो फटाफट डेटा निकल जाए। डेटा का मैनिपुलेशन भी आसान होना चाहिए, और मैनिपुलेशन इस तरीके से कि प्रॉपर मैनिपुलेशन की कोई वो तो खैर हम बिजनेस लॉजिक बैकएंड में लिखेंगे कौन क्या डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन हाँ, डेटा मैनिपुलेशन मतलब डेटा को चेंज करना। डेटा चेंज भी होना चाहिए, चेंज कर सकता है कोई। किसी ने नाम डाल दिया मुकेश, तो वहाँ पे मुकेश नाम चेंज करके कोई और नाम भी किया जा सकता है, उसकी मर्जी है। तो डेटा का मैनिपुलेशन भी होना चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी मतलब बेसिकली डेटा कंसिस्टेंसी, कि डेटा एक कंसिस्टेंट मैनर में आ रहा हो, सही डेटा आ रहा हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाले जा रहे हैं, तो उसे ही हम लोग डेटा इंटीग्रिटी सब कुछ देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। यही सारी की सारी चीज़ें तो हमें करनी है डेटाबेस में, और ये सब कुछ देखेंगे। कॉन्करेंसी कंट्रोल होना चाहिए, बेसिकली डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्करेंसी कंट्रोल मतलब कॉन्करेंट वे में काम करना। अगर 10 यूजर्स एक साथ डेटा डाल रहे हैं तो 10 यूजर का डेटा अपलोड होना चाहिए। ठीक है, अगर 10 यूज़र या 50 यूज़र या मिलियंस ऑफ यूज़र एक साथ डेटा पोस्ट कर रहे हैं तो सबका डेटा अपलोड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 मिलियन यूज़र ने डेटा अपलोड किया तो वहाँ पे एक बंदे का हुआ, बाकी का नहीं हुआ। तो सबका डेटा अपलोड होना चाहिए एक साथ में। तो कंकरेंसी कंट्रोल भी होना चाहिए, साथ ही साथ सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल तो होना ही चाहिए। तो ये डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी, और ये पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर करने वाले हैं। मोंगोडीबी पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट वर्कफ्लो विद एक एग्जांपल देख लेते हैं। यूजर ओपन करता है लेट से कोई वेबसाइट उसने ओपन किया, रिएक्ट यूआई लोड्स इन ब्राउजर। रिएक्ट का जो यूआई है या किसी पे भी बना हुआ है, नो मैटर, फ्रंट एंड किसी पे भी बना हुआ है, तो यूआई आपका लोड हो गया ब्राउजर पे, बहुत बढ़िया। फिर यूजर परफॉर्म्स एन एक्शन, यूजर ने कोई एक्शन परफॉर्म किया, कोई क्लिक किया या कोई सबमिट बटन पे क्लिक किया। अभी जैसे मैंने लॉगिन का एग्जाम्पल दिया, लेट से उसने लॉगिन ये किया या रजिस्टर ही किया। सो रिएक्ट सेंड करेगा HTTP रिक्वेस्ट यूजिंग API, URL को हिट करेगा, HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसी बैकएंड को। अब बैकएंड क्या करेगा, रिक्वेस्ट रिसीव करेगा। रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद वो बिजनेस लॉजिक प्रोसेस करेगा, बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करेगा। लेट से यूजर ने रजिस्टर किया है तो बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करेगा कि उसने नेम सही भेजा है ना, उसने ID सही भेजा है, उसने जेंडर सही भेजा है, उसने फ़ोन नंबर सही भेजा है, ठीक है, सब कुछ सही भेजा है, उसने ईमेल सही भेजा है, हाँ सही भेजा है, ठीक ठाक ईमेल भेजा है, मतलब सही है। तो ईमेल पे एक OTP जनरेट करवा दो, OTP सेंड कर दो, और जैसे ही OTP सही मिले तो उसे रजिस्टर करा दो। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा काम कैसे करेगा, मोंगोडीबी से बातचीत करके करेगा। पहले तो देखेगा मोंगोडीबी में, डेटाबेस में देखेगा कि पहले से ये यूजर एग्जिस्ट तो नहीं करता है ना। अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो एरर दे देना है कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो नया डेटा डेटाबेस में क्रिएट कर देना है, और क्रिएट करने के बाद रिस्पॉन्स सेंड कर देना है फ्रंट एंड को कि यूजर रजिस्टर हो चुका है। इस तरीके से काम करना है। तो बैकएंड परफॉर्म करेगा बिजनेस लॉजिक, बातचीत करेगा मोंगोडीबी से, मोंगोडीबी रिटर्न करेगा डेटा कि पहले से प्रेजेंट है नहीं है, एंड डेटा अगर नहीं है तो क्रिएट कर देगा, और फिर बदले में बैकएंड रिस्पॉन्स सेंड कर देगा रिएक्ट को, यूआई को, फ्रंट एंड को, एंड फ्रंट एंड आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा वर्क फ्लो होता है। ठीक है, फुल स्टैक प्रोजेक्ट का, जहां पे आपको यहां तक तो आता है कि सबमिट वमिट आपने कर दिया, एक तरह से API हिट करना भी आता है, लेकिन उसके बाद वाला काम आप कल देखोगे। कल यानी कि मतलब नेक्स्ट डे जब भी वीडियो आएगी, कल मैंने गलती से बोल दिया, नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा उसमें आप देखोगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका काम हो रहा होता है। यही वाला काम, ये पूरा का पूरा काम आप देखने वाले हो किस तरीके से करेंगे। पूरा का पूरा कोड होगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होगा। नेक्स्ट पार्ट में पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होगा, जहाँ पे बैकएंड से रिलेटेड पूरा का पूरा काम, API बनाना और डेटाबेस से रिलेटेड काम करना हम लोग देखेंगे। बाकी क्लाइंट वाला काम हमें आता है। ठीक है, क्लाइंट ने API हिट किया, बैकएंड लॉजिक बेसिकली बिजनेस लॉजिक परफॉर्म हुआ, डेटाबेस से बातचीत हुई, और फिर यहाँ पे इसे डेटा मिल गया और डेटा इसने क्लाइंट को सेंड कर दिया। That's it. API क्या है, तो जस्ट URL विद सम मेथड गेट पुट पोस्ट। क्या करना है, डेटा मंगाना है, डिलीट करना है, और क्या करना है। हिचकियाँ क्यों आ रही है, आप लोग याद कर रहे हो क्या? हाँ, जल्दी से बताओ। डायलॉग ऑफ द वीडियो ये है कि फ्रंट एंड कभी डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं कर सकता,
ऑब्वियसली फ्रंट एंड डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं कर सकता। फ्रंट एंड को डेटाबेस से बात करने के लिए बैक एंड की आवश्यकता है। बिना बैक एंड के फ्रंट एंड डेटाबेस से बात नहीं कर सकता। अगर फ्रंट एंड को डेटा चाहिए मुकेश का, तो फ्रंट एंड बैक एंड को रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि भैया मुझे मुकेश का डेटा चाहिए। बैक एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुकेश का डेटा कहाँ से कैसे ला के देता है। फ्रंट एंड को उससे मतलब नहीं है। उसने बोला बैक एंड को मुकेश का डेटा चाहिए, बैक एंड मुकेश का डेटा ला के देगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास क्लाइंट है और आपके पास वेटर है एंड फिर उसके बाद किचन है। ठीक है, किचन है तो क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आके बोला मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। उसने किसे बोला? वेटर को। बस वेटर को इतना बोला कि पिज़्ज़ा चाहिए। उसे नहीं पता पिज़्ज़ा कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या क्या चीज़ें लगेगी, कैसे कटे फटेगा, वहाँ पे क्या मसाला तैयार होगा, किस तरीके से बनेगा, उसे नहीं पता। उसने सिर्फ और सिर्फ वेटर को बोला कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। वेटर गया किचन में। अब किचन क्या है आपका? तो किचन ही आपका डेटाबेस है। किचन ही आपका डेटाबेस है। तो वेटर गया किचन में। किचन में उसने देखा कि पिज़्ज़ा बना हुआ है कि नहीं है। अगर पिज़्ज़ा बना हुआ है तो ला के दे देगा, नहीं है तो बना देगा। ठीक है, वापस से ढोल नगाड़ा आ गया, पता नहीं कहाँ से। रुक जाओ 2 मिनट वापस से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि डायलॉग ऑफ द वीडियो क्या है, और यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके पास अभी फ़िलहाल तो। और 16 of 16 स्लाइड कंप्लीट हो गया। थैंक यू वाला स्लाइड मिस हो गया यहाँ पे। ठीक है, नहीं है। 16 of 16 स्लाइड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो यही था आपका बेसिक आर्किटेक्चर कि किस तरीके से आपको आगे काम करना है। जहाँ पे फ्रंट एंड का काम आपको आता है, नहीं आता है तो आप आगे सीख लो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रीरिक्विजिट आपको बताया था कि बेसिक थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से वेब डेवलपमेंट होता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। फिर आप बैक एंड डेवलपर भी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट का भी। सो बेसिक आर्किटेक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो फिर क्या ही दिक्कत है। और बहुत ही बेसिक था एक्चुअली, बेसिक आर्किटेक्चर बहुत ही बेसिक था। आर्किटेक्चर ऐसे होते तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये जो 3 tier आर्किटेक्चर था यही समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी बैकएंड की। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे यही होगा, पूरा का पूरा कोड करके देख रहे होंगे कि कैसे हम लोग डेटाबेस से बातचीत करते हैं और कैसे हम लोग रिस्पॉन्स सेंड करते हैं फ्रंट एंड को। दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा बैकएंड और प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। आप यहाँ पे आ गए तो इसके लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना कि हमने पहले बैकएंड किया नहीं है, कभी समझ में आएगा नहीं आएगा। डायरेक्ट आप बैकएंड बनाने के लिए बता रहे हो, तो पूरा का पूरा फ्लो सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि बैकएंड किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। बाकी फिर एक एक करके डेप्थ में देखेंगे सारी की सारी चीज़ें, है ना। इतना तो ट्रस्ट है आपको मेरे पे। सो अभी तो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थोड़ा खुद से भी एक्सप्लोर करते रहो, देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ है, किस किस तरीके से क्या क्या किया जा सकता है। खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आओगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो है ना। तो तब तक अभी तो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।